गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में जेन जी विरोध प्रदर्शनों के कारण केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट मंडाने लगे हैं। राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर है। नेपाली संसद समेत कई सरकारी ऑफिसों पर हमले की खबरें हैं। इस दौरान पुलिस की हुई झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। इस बीच नेपाल के कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां और राजनीति के विशेषज्ञों ने केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की है। जेन जी मूवमेंट ने भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके पद से हटाने की मांग की है। माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ओली के इस्तीफे की मांग की है। कई छोटी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी ओली का इस्तीफा मांगा है। नेपाल के एक वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञ और विश्लेषक भीमार्जुन आचार्य ने कहा कि जेन जेड के विरोध प्रदर्शनों से निपटने का सरकार का तरीका उनकी अक्षमता की प्रकाष्ठा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि अब ओली सरकार के पास सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। नेपाली मीडिया खबर हब से बात करते हुए भीमार्जुन आचार्य ने कहा कि सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों पर कहा कि यह बेहद चिंताजनक है। ये अक्षमता की प्रकाष्ठा है। उन्हें अब सत्ता में बने रहने या खुद को शासक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए और रास्ता बनाना चाहिए। आचार्य ने इस विरोध प्रदर्शन को नेपाली युवाओं की अभिव्यक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन चाहे उन्हें जेन जी कहा जाए या कुछ और, यह अपने आप हुआ है। ये उन लाखों लोगों की आवाज़ है जो कानून के शासन और सुशासन के बारे में परेशान है। ऐसे हालात में लोगों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी क्यों न हो, देश और उनके भविष्य के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। नेपाल में राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र लागू होने के बाद कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। केपी शर्मा ओली खुद को कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री बना चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा है। अब नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ऐसी आशंका जताई जाने लगी कि ओली के नेतृत्व वाली यह सरकार जल्दी गिर सकती है। आइए जानें कि कैसे नेपाल पर यह बात सटीक बैठती है। सरकारों ने जब जब तानाशाही की, छात्रों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ अगली पीढ़ी के युवाओं ने बगावत कर दी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में युवा बेकाबू हैं और ऐसी आशंका है कि वे चीन समर्थक केपी ओली की सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। राजधानी काठमांडू में हजारों छात्र युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ भीषण प्रदर्शन कर रहे हैं। कंट्रोल करने के लिए पुलिस से लाठियां भांजी है, जिसमें अभी तक 16 लोगों की अभी तक मौत की रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात, ये छात्र इस बात को लेकर जता रहे हैं कि देश में तमाम अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए हैं, लेकिन चीनी सोशल मीडिया एक्टिव है। इस प्रदर्शन को शुरू करने के लिए चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया है। नेपाल में अचानक शुरू हुए इस भीषण प्रदर्शन के पीछे की वजह ओली सरकार का हालिया फैसला है। सरकार ने नियमों का हवाला देकर अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए, जिनमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर भी शामिल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसलिए यह कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन छात्रों युवा वर्ग का आरोप है कि यह फैसला उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। युवाओं का कहना है सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। नेपाल में अचानक क्यों शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन? दरअसल साल 2020 से ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया कंपनियों के बिना लाइसेंस विज्ञापन और सामग्री प्रसारण को लेकर कई याचिकाएं लंबी थी। पिछले दिनों नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सभी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में ऑपरेट करने के लिए कानूनी अनुमति और रजिस्ट्रेशन करवाएं और सरकार ऐसा करवाना सुनिश्चित करे। इसके बाद नेपाल के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गरुड़ के नेतृत्व में पिछले दिनों एक हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें सभी गैर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। बावजूद इसके डेडलाइन बीतने के बाद भी फेसबुक, मेटा, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसी कंपनियों ने नेपाल सरकार से कोई बातचीत नहीं की, जिससे गुस्साए केपी शर्मा ओली की सरकार ने 4 सितंबर को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक लगे बैन ने युवाओं को हैरान कर दिया। आज के ज़माने में जब लोगों के हाथों में से 1 सेकंड का फ़ोन नहीं छूट पाता और बिना सोशल मीडिया की ज़िंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, मनोरंजन, यहाँ तक कि आपसी बातचीत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से हावी है। इसलिए जब अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बैन लगा तो युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। सरकार के खिलाफ ये गुस्सा किधर जाएगा? श्रीलंका और बांग्लादेश में हम देख चुके हैं कि आंदोलनकारियों ने सीधे संसद पर हमला किया था। बांग्लादेश में भी यही मॉडल है। नेपाली मीडिया से बात करते हुए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्र मोनिका मल्ला ने कहा कि ब्राउज़र से फेसबुक खोलने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं किया। ऐप पर भी अभी तक चल रहा है, लेकिन ये अभी जल्द बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद मची बेचैनी ने गुस्से का लावा भड़का दिया। नेपाल के युवाओं ने टिकटॉक, रेडिट और वीचैट जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्म के जरिए आंदोलन के लिए लोगों को जुटाना शुरू किया।
और धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। हजारों की संख्या में छात्रों ने संसद को घेर लिया। काठमांडू के मैतीघर मंडला से संसद भवन तक विशाल मार्च निकाला गया। हजारों की संख्याओं में युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और भ्रष्टाचार बंद को, सोशल मीडिया बैन हटाओ जैसे नारे लगाते हुए संसद का घेराव किया। हालत तब बिगड़े जब प्रदर्शनकारियों ने संसद के मुख्य द्वार का शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और गेट पर आग लगा दी। पुलिस ने स्थिति काबू में लेने के लिए पहले पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ बेकाबू रही। आखिरकार सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। झड़पों में सैकड़ों लोग घायल हुए, जिसमें 3 पत्रकार भी शामिल हैं। सिविल सर्विस अस्पताल ने पुष्टि की है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों का इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि घायल प्रदर्शनकारियों को एम्बुलेंस और मोटरसाइकिलों से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हालात बेकाबू होते देख सरकार ने बनेश्वर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। आइए हम बात करें यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि रूस के साथ सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ शुल्क लगाना सही विचार है। जेलेंस्की ने रविवार को ABC न्यूज़ के दिस वीक कार्यक्रम में प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा, मुझे लगता है कि उन देशों पर टैरिफ लगाने का विचार सही है जो रूस के साथ सौदे करना जारी रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि यह सही विचार है। जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें देखकर प्रतिबंध लगाने की उनकी योजना उल्टी पड़ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करके 50% कर दिया है, जिससे रूसी कच्चे तेल की भारत द्वारा खरीद पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया है। तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन से इतर पुतिन के साथ मोदी की बैठक से 2 दिन पहले जेलेंस्की ने 30 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया था। उन्होंने रूस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की और कहा कि युद्ध की समाप्ति तत्काल युद्ध विराम से होनी चाहिए। फ़ोन पर बातचीत के बाद भारत द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ और एक समान रुख तथा शीघ्र शांति बहाल करने के प्रयासों के प्रति समर्थन को दोहराया है। आइए आज हम पानी पीने को लेकर बात करते हैं। दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के फ़ायदे बताए जाते रहे हैं। उल्टी तरह से कई तो कम पानी पीने के कई नुकसान बताए जाते रहे हैं। खासकर किडनी और लीवर के स्वास्थ्य के लिए पानी पीना बेहद ज़रूरी कहा जाता रहा है। हालांकि तनाव कम करने में भी पानी बेहद ज़रूरी है। ये सामने आया है कि हालिया रिसर्च में इसमें बताया गया कि हर दिन एक व्यक्ति के लिए कम से कम पानी पीना जरूरी है और अगर शरीर की ये ज़रूरत पूरी नहीं होती तो तनाव किस तरह बढ़ सकता है। क्या है स्टडी हर दिन कितना पानी पीना अहम है? जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में छपी एक हालिया स्टडी में सामने आया है कि जो लोग एक दिन में 1.5 लीटर से कम पानी पीते हैं, तनाव से जुड़ी स्थितियों में उनके शरीर में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। ये शरीर में तनाव पैदा करने वाले प्रमुख हार्मोन हैं। रिसर्च के मुताबिक शरीर में थोड़ा भी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आम व्यक्ति में तनाव वाले भाव बढ़ा देता है और उसकी प्रतिक्रियाएं भी बदलने लगती हैं। कैसे हुई रिसर्च, क्या सामने आया? वैज्ञानिकों के एक समूह ने पूरी रिसर्च युवाओं पर की है। इसके तहत युवाओं को 2 अलग अलग समूहों में बांटा गया। एक समूह ने हर दिन 1.5 लीटर या इससे कम पानी पिया, जबकि दूसरे समूह ने मानक के हिसाब से पानी पिया। 1 हफ्ते तक कायदों को मानने के बाद युवाओं की सार्वजनिक बोलने, सवाल हल करने की क्षमता का परीक्षण हुआ। रिसर्चर्स ने पाया कि दोनों ही समूह बराबर चिंतित थे और उनकी दिल धड़कने की गति भी समान रूप से बढ़ी थी। हालांकि जिस समूह के लोगों ने 1.5 लीटर पानी वाले मानक को माना था, उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा पाया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर लोगों में कॉर्टिसोल बढ़ा रहे तो इसमें तनाव में बढ़ोतरी होती है। वहीं अगर कॉर्टिसोल कई महीनों या वर्षों तक बढ़ा रहे तो इससे दिल की बीमारी, किडनी की समस्या या डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। चौंकाने वाली बात यह कि रिसर्च में हिस्सा लेने वाले जिन भी लोगों ने कम पानी पिया था, वे ज़्यादा पानी पीने वालों के मुकाबले प्यासे होने का अनुभव नहीं कर रहे थे। हालांकि उनका शरीर कुछ और ही कह रहा था। उनकी यूरिन का गाढ़ापन उनके शरीर में कम पानी का इशारा कर रहा था। इससे सामने आया कि ज़्यादा प्यास हमेशा शरीर में पानी की जरूरत का परिचायक नहीं होता। पानी की कमी क्यों बढ़ा देती है? तनाव क्या है? विज्ञान। शरीर में पानी की कमी का पूरा विज्ञान दिमाग से जुड़ा है। दरअसल जब भी शरीर में पानी की कमी होती है तो दिमाग वैसोप्रेसिन नाम के हार्मोन को छोड़ता है, जो कि किडनी को यह संदेश देता है कि पानी को बचाया जाए और खून का आयतन प्रबंधित रहे। हालांकि वैसोप्रेसिन अकेले काम नहीं करता, इसके साथ दिमाग का चेतावनी देने वाला सिस्टम भी सक्रिय हो जाता है, जो कि कठिन समय में शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है। नतीजन शरीर में कम तरल पदार्थों की मौजूदगी
तनाव का स्तर काफ़ी बढ़ा देता है। यह स्थिति न सिर्फ लोगों की शारीरिक स्थिति को खराब करती है बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ होने लगती है। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति रोजाना के दबाव का सामना करता है या काम खत्म करने की डेडलाइन पर होता है या पारिवारिक जिम्मेदारियां और वित्तीय चिंताओं से जूझ रहा होता है तो उसकी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, जो कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो क्या ज़्यादा पानी पीने से तनाव कम हो सकता है? सही मात्रा से कम पानी पीने से तनाव बढ़ सकता है। हालांकि इसका उल्टा यानी ज़्यादा पानी पीने से तनाव कम हो सकता है यह तय नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो कम पानी पीना घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से शरीर में पहले से मौजूद कोर्टिसोल पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तनाव के लिए बाहरी दुनिया की स्थितियाँ काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती हैं। रिसर्च में एक और अहम तथ्य यह भी सामने आया कि इंसानी शरीर में तरल पदार्थों की जरूरत सिर्फ पानी से ही नहीं पूरी होती, बल्कि दिन भर में पिए जाने वाले चाय, कॉफ़ी, दूध भी शरीर में तरलता की जरूरत को पूरा करते हैं। हालांकि पानी का असर इन सभी पेय पदार्थों के मुकाबले जल्दी और तेज़ी से होता है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.